ठीक है, तो यहाँ तक आपका सबका कंप्लीट है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको अपना एक प्रोजेक्ट मैंने भी थोड़ा बहुत क्रिएट किया था, जिसके अंदर स्टूडेंट, टीचर्स और आगे थे लेक्चर्स, एग्जाम्स, ये सारे कैलकुलेट हो रहे थे। ये वैसे ही किया ना सबने? ठीक है। अब अभी आप लोगों ने ओपन किया हुआ है अपने अपने पास? मुझे बताओ कि अपने आप को रेट करो ज़रा 10 में से। आप बताओ ज़रा, अपने आप को रेट करो ज़रा, आपने कैसा बनाया होगा? 5 6। आप मतलब आपका तो कंप्लीट ही नहीं है, दो बच्चों का। आपका 8, 8.5। ठीक है, नेक्स्ट। अपने आप को पहले रेट करो ना, फिर उसका प्रोजेक्ट मैं पिक करूंगा। अब 5 हो गया है। अब आप बताओ। मतलब 7। आप 8, 8, 7। देखो 7 नंबर बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है ना? आप लोग बताओ। आप 7। आपका लैपटॉप किधर है? घर है? तब लेके क्यों नहीं आती? आपका आपका 5 6। और आपका 4 5। ठीक है। आप अपना ग्रुप अपना ना जो प्रोजेक्ट है ना, वो ग्रुप में शेयर करो, मैं देखता हूँ। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, इनमें से किस किस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया हुआ है? देखो ये हमारा ना कोर है, इस वजह से इसमें मैं टाइम लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्रिएशन का पता चलेगा, डिलीट का सिर्फ फ्रंट एंड बेस पे, क्रिएट का, डिलीट का, एडिट का और गेट का। मतलब आपको ना एक क्रड बेस पूरा पता चल जाएगा कि एक यूज़र क्रिएट कैसे होता है, वो डिलीट कैसे होता है, वो अपडेट कैसे होता है, वो रीड कैसे होता है। ठीक है ना? आपको पता है ना उसकी एपीआई का, क्रड का, CRUD क्या होता है? सी क्रिएट, आर रीड, यू अपडेट और डी डिलीट। मतलब क्रड ये इसे कहते हैं। और ग्लोबली जिसको क्रड करना कंप्लीट करना आता है ना, जैसे कि अब देखो, हम एक हेडर बनाते थे जिसके अंदर क्या होता था, लेफ्ट साइड, राइट साइड। एक सेकेंड। ठीक है। हम किधर थे? हाँ, क्रड पे। हमने क्रड कंप्लीट कर लिया है। अब जब ऐसे हम एक हेडर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एक पेरेंट होता है, दो चिल्ड्रन होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे ही है ना? लेफ्ट साइड के अंदर एक चिल्ड्रन होता है जिसको कहते हैं इमेज, राइट साइड के ऊपर नेविगेशन होते हैं, मल्टीपल बटन्स, ऐसे ही है ना? एक पेरेंट जिसके दो सब चाइल्ड हैं, ठीक है, सॉरी, दो चाइल्ड हैं। फर्स्ट चाइल्ड का हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, उसके अंदर सिर्फ इमेज है। सेकंड जो है हमारे पास चाइल्ड, उसके जितने भी बटन होंगे वो उसके सब चाइल्ड होंगे, जैसे कि ये बना हुआ है। एक पेरेंट, उसका फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड के कितने सब चाइल्ड हैं? 1 2 3 4 5। 5 उसके सब चाइल्ड हैं। क्रड के अंदर भी सेम ऐसे ही चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले किसको क्रिएट करना है। अब देखो, हमने इधर सबसे पहले सब्जेक्ट को क्यों क्रिएट किया? क्योंकि ये हमारे पास नोड है। हाँ, नोड है जिसकी बेस पे हमारे पास इसने लिंक होना है, आगे रेफरेंस करना है एक दूसरे को। ऐसे ही है ना? बिल्कुल डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास चीज़ें सेम ऐसे ही क्रिएट होंगी, सेम एज इट इज़। ठीक है? मीन्स के हम सबसे पहले जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा ना, तो हम उसके ना मेन चीज़ देखेंगे। फ़र्ज़ करो, मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास एक वेंडर है और एक है कस्टमर। वेंडर का पता है ना सबको? वेंडर जो होलसेल पे चीज़ें देता है। प्रोवाइडर जो अपने जो कि चीज़ें स्टॉक में रखता है अपने पास, और यूज़र आता है और यूज़र उसके ऊपर होलसेल से चीज़ें लेता है। ठीक है? और एक एडमिन होता
है जो कि इन दोनों को देख रहा होता है, ठीक है। इससे भी आसान एग्जांपल लेते हैं। इससे आसान एग्जांपल ये है, येंगो का सबको पता है, उसमें एक एडमिन है, एक राइडर है और एक कंज्यूमर है जिसको राइड चाहिए। अब इन सब को कौन एक चीज जोड़ रही है जिसकी बेस पे बिजनेस हो रहा है? कोई एक पॉइंट बताओ। जैसे इधर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट नहीं होता तो टीचर क्रिएट होता नहीं, स्टूडेंट क्रिएट होता नहीं, लेक्चर ही नहीं होता, एग्जाम्स ही नहीं होते। मुझे बताओ येंगो के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि यूजर को लिंक करती है और वेंडर को लिंक करती है, फिर एडमिन को भी लिंक कर देती है, जिसकी बेस पे बिजनेस हो रहा है? येंगो के अंदर नहीं। येंगो के अंदर कोई कौन सी ऐसी चीज है? देखो, एक तो हो गया हमारे पास राइडर, कंज्यूमर, और एक हमारे पास आ गया एडमिन। अब इनके दरमियान बिजनेस कौन सी चीज बना रही है? बताओ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सबका मैं आंसर करूंगा आपको। एक पेशेंट है, एक डॉक्टर है, ठीक है। इनके दरमियान कौन सी ऐसी चीज है जो कि इनका एक रेफरेंस जनरेट करती है, जिसकी बेस पे जो है डॉक्टर पैसे लेता है? मतलब देखो ना, सिंपल सी बात है, कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट एक चीज है मेन। अपॉइंटमेंट ही है ना वो चीज, एक डॉक्टर को सिलेक्ट करके। अगर अपॉइंटमेंट नहीं होगी, कोई बिजनेस नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी, यूजर जो है वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, कोई मकसद ही नहीं होगा। इसी तरीके से येंगो के अंदर अगर हमारे पास राइड ही नहीं क्रिएट होगी ना, तो उसके उसमें ना तो राइडर का कोई फायदा है, ना तो कस्टमर का कोई फायदा, और ना ही एडमिन को कोई पैसे बचेंगे। राइड, उसके अंदर यूजर की आईडी होगी, राइड के अंदर जिसके अंदर वेंडर की आईडी होगी कि भाईजान इस यूजर ने इस वेंडर को सिलेक्ट करके ये राइड बनाई है, इसका टाइम ये है, इसके पैसे ये हैं, और वो पैसे उसको जैस का इजी पैसा से पे कर देता है। समझ आई? जैसे हमारे इस सिस्टम के अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रेफर लिंक कर रहा है सबके साथ। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो ना तो वेंडर हमारे पास स्टूडेंट होगा, ना लेक्चर होगा, ना टीचर होगा, ना एग्जाम्स होंगे। समझ आइए अब? अगर हमने इसकी बेस पे बिजनेस भी करना है, तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, फिर इसकी बेस पे बिजनेस हो सकता है। ऐसे ही है ना? मैं और एग्जांपल दूं आपको, सिंपल। एक एक और एग्जांपल दूं। अच्छा। हम्म। हम्म, हम्म। अच्छा, पार्किंग स्टैंड का पता है सबको? सबको पता है ना पार्किंग स्टैंड का? आपको पता है हमारे पास ना अल्माना हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल अल्माना, जो कि ना सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर कह रहा हूँ, हॉस्पिटल है। उन्होंने ना अपनी मेंटेनेंस के लिए भी इतनी ज़्यादा चीज़ें बनवाई हैं, उन्होंने अपने पार्किंग के लिए भी चीज़ें बनाई हुई हैं, पार्किंग के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। अब देखो, पार्किंग में दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो है गाड़ी, और एक क्या है, स्पेस, पार्किंग पॉइंट। दो चीज़ें हैं ना। अब इनको लिंक कौन करती है? एक स्लिप जिसके ऊपर गाड़ी का नंबर होता है, और वो स्पेस एरिया कई जगहों पे होता है कि स्पेस पॉइंट भाई आपकी जो पार्किंग पॉइंट है ना वो ये है, मतलब कि लाइन नंबर 11 और जो है कैबन नंबर 3 4, जो भी है जहाँ पे अपने गाड़ी लगानी होती है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता कुछ भी, बस वो पार्किंग स्टैंड लेते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है जाओ लगा दो आगे। ऐसे ही होता है ना? तो उधर ऐसे नहीं होता, पूरे रूल्स होते हैं, हर एक चीज़ को वैलिड तरीके से लेके चलते हैं। एक स्लिप नहीं होगी तो बिजनेस होगा? वो गाड़ी आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अगर ही नहीं होगी
कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा कि मेरी अपॉइंटमेंट कब है और किसके साथ है? राइडर की राइड ही नहीं होगी, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी राइड कब है और किसके साथ है, मैंने कहाँ पे जाना है? अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अब? ठीक है, डन है। तो अगर हम ये जो सिस्टम है इसको लेके हम चलते हैं आगे बैकएंड की साइड पे, तो बैकएंड की साइड पे हमारे पास कौन कौन से टेबल बनेंगे? ऊंचा बोलो जरा। बैकएंड पे हमारे पास कौन कौन से टेबल्स बनेंगे, स्कीमास बनेंगे? सब्जेक्ट, टीचर्स, लेक्चर्स, एग्जाम्स। इस जो हमारा करंट सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास बनेंगे सब्जेक्ट, टीचर्स, लेक्चर्स और एग्जाम्स। ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट जो हैं वो क्रिएट होंगे सेपरेटली, टीचर सेपरेटली क्रिएट होंगे जिसके अंदर सब्जेक्ट की आईडी होगी कि उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट क्रिएट होगा, स्टूडेंट के अंदर सब्जेक्ट की आईडी होगी, ऐसे ही है ना? फिर लेक्चर के होगा, लेक्चर के अंदर किस किस की आईडी होगी? नेम, उसके अंदर टीचर आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है। रेफरेंस बेस मतलब हमारे पास रेफरेंस होते हैं। आपने रेफरेंस फॉरेन की का पता किसी को क्या होती है? फॉरेन किसको कहते हैं? एक होती है प्राइमरी की और एक होती है फॉरेन की। प्राइमरी की उस टेबल की अपनी की होती है और फॉरेन की बाहर से आ रही होती है जो कि दूसरे टेबल को लिंक कर रही होती है। ठीक है ना? कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा और कुछ बच्चों को आएगा जिन्होंने फॉरेन की वगैरह और प्राइमरी की पढ़ा हुआ है ना, मैं इसको समझा दूंगा आपको डिटेल में। हमने ना बैकएंड स्टार्ट करना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी हमारे पास ना डिटेल वाली चीज़ें हैं। अब इसके अंदर हमने रिडक्स, कॉन्टैक्ट एपीआई, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है। कॉन्टैक्ट एपीआई पहले करेंगे कि ग्लोबली हम स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो बैकएंड साइड पे हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट, स्टूडेंट, टीचर्स, लेक्चर, एग्जाम्स, ये तीन चीज़ें क्रिएट होंगी। ठीक है ना? डन है। और सबसे पहले यूज़र क्रिएट होगा। ठीक है ना? यूज़र कौन है भाई? बस ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम इसको प्रॉपरली नहीं लेके चल रहे। अगर ये प्रॉपरली होता ना, पता है क्या होता? तो एक एडमिन होता, एडमिन जो है वो टीचर्स क्रिएट करता, स्टूडेंट्स क्रिएट करता। ठीक है। और वो आगे लॉगिन करते, फिर टीचर जो है, एडमिन ही सब्जेक्ट क्रिएट करता है। एडमिन कौन होता है? प्रिंसिपल, जो कि डिसाइड, जो कि ड्राइव कर रहा होता है पूरे स्कूल को। ठीक है। उससे उससे पता होता है कि भाई मैंने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से क्रिएट करवानी है। अब हम जो है ना बड़ा सिंपली तरीके से लेके चल रहे हैं। अभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसमें तीन तीन पैनल्स हैं, चार चार पैनल्स हैं। ठीक है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये हमारे पास ना एक डैशबोर्ड है, ये यूजर डैशबोर्ड है। अब स्लैश डैशबोर्ड कर रहे हैं तो यूजर डैशबोर्ड। अगर मैं इधर लिखता हूँ एडमिन, ये देखो हमारे पास एक्स इनवॉक्स एडमिन आ गया। और हमारे पास प्रोजेक्ट कौन सा चल गया? इन स्लैश डैशबोर्ड। मतलब ये किसका डैशबोर्ड? ये देखो मल्टीपल हमारे पास वेंडर्स आ गए हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कस्टमर्स हैं, ऐसे ही हमारे पास इन्वॉइसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी हमारे पास वैसे ही आ रही हैं। ठीक है। अब जो है वो हमारे पास वेंडर क्रिएट किया किसने? एडमिन ने। ये देखो क्रिएट न्यू। अब हमारे पास एक वेंडर है जिसका नाम है जी बिलाल। अब मैं इधर इसका जो है ना दूसरा भी क्रिएट हूँ, एक्स इनवॉक्स स्लैश वेंडर। अब देखो वेंडर से टैब डिफरेंट है ना,
देखो इधर इधर है था कोई क्लेम या फिर ऐसा कुछ, ये देखो क्लेम का इधर आ रहा है, अप्रूवल्स, हमारे पास इधर कोई अप्रूवल्स का नहीं है एडमिन में, देख रहे हो, ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो क्रिएट किया हुआ, इसकी सारी इन्वॉइसेज आ गई हैं, इसके सारे कस्टमर्स आ गए हैं कि ये वाले इसके कस्टमर्स हैं। अब मैं कोई एक कस्टमर को क्रिएट करता हूँ, तो ये हमारे पास सिंपल है, एक्स इनवॉक्स वेंडर, एक्स इनवॉक्स एडमिन, ठीक है ना। तीन हमारे पास साइड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी जो है वो वेंडर यूज़र जो है वो लॉगिन है। वेंडर पे जाता हूँ तो इसके सारे वेंडर्स आ रहे होंगे, इसकी सारी इन्वॉइसेज आ रही होंगी, ये इसकी सारी इन्वॉइसेज है, पेड, पेंडिंग, उसके बाद रिक्वेस्ट उसकी सारी आ रही होंगी, पेमेंट्स, अप्रूवल्स, डेबिट नोट्स, मतलब कि सारा का सारा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। तीन तीन साइड्स हैं इसके अंदर। ऐसे ही हमारे पास येंगो के अंदर भी ऐसे ही एक एडमिन पैनल होता है, फिर हमारे पास एक उसमें जो है वो राइडर साइड होती है, राइडर अपनी रिक्वेस्टें देख रहा होता है जो कि यूज़र करता है, फिर एक यूज़र साइड है, तीन साइड हैं उसके अंदर, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये चीज़, ये कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। अभी हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में ऐसा कोई सीन नहीं है, एक ही पैनल है, इसके अंदर हमने बस एम आई क्रेड क्रिएशंस के लिए तीन चार जो है ना वो टैब्स क्रिएट कर दिए हैं जिनका आपस में रिलेशन बना दिया है। अब सेम इसको हम ऐसे ही बैकएंड के साथ लिंक करेंगे और हमारे पास जो है ना वो पूरा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। एज बिल्कुल, ये एक एडमिन पैनल ही है बिल्कुल हमारे पास, ठीक है। अब इसका यूज़र पैनल, स्टूडेंट पैनल बनेगा, टीचर पैनल बनेगा, ठीक है ना, दो पैनल बनेगा इसके। डन है, यहाँ तक सबको क्लियर है। आज हमने स्टार्ट करनी है बैक एंड साइड। और एक मेरी बात ज़रा गौर सुन लो, जिन बच्चों ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की हुई वो कल की क्लास में एंटर नहीं होंगे। मज़ीद आगे वो जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो मज़ीद आगे क्लासेस में एंटर नहीं होंगे। मैं एक या दो दफ़ा उसको देखूंगा, फिर मैं उसको ग्रुप में रिमूव कर दूंगा उसको। ओके ठीक है, तो हम ना बैक एंड साइड को समझने की कोशिश करते हैं, बैक एंड साइड क्या है। और एक और चीज़, अभी फाइन किस किस को हुआ है आपको, और आप में से किसको हुआ था? आप में मेरे तीनों को ही हुआ है जो पीछे बैठे हुए, नहीं हुआ? चलो ठीक है, कल की क्लास के अंदर जिसकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी उसे फाइन होगा अगेन, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, हाँ जाहिर सी बात है, जिसका असाइनमेंट कंप्लीट होगी वो क्लास में बैठेगा, जिसको असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी वो अगर क्लास में बैठना चाहता है तो वो फाइन सबमिट करवा के ही क्लास में बैठेगा, ठीक है ना। देखो मैंने आप लोगों को एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट पे कोई फ़ाइन चार्ज किया या कोई ऐसी एलिगेशन लगाई या कोई भी ऐसी मैंने आपको कुछ भी नहीं ना किया, क्योंकि वो सिर्फ सारा का सारा बेसिक था, उसमें सारी की सारी चीज़ें जो हम थे बड़े स्मूथली तरीके से लेके चल रहे थे। अब हमारे पास ना ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको मार्केट में प्लेस लेके देनी है, जगह लेके देनी है, मार्केट में बैठ के काम करने के काबिल बनाना है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमारे पास बैकएंड साइड स्टार्ट हो रही है और वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको उसमें उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है विजिबल, कोई भी डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ सारा वर्चुअल डिज़ाइन है। आपने दिमाग के अंदर मैपिंग करनी है कि कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक है, कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक है, कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक है, ठीक है ना। डन है, डन है। तो ये देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये देखो एक पूरा का पूरा कंटेनर है। पहले मैं डिव को कंटेनर कहता था ना HTML के हिसाब से,
ठीक है। अब हम इसको कंटेनर कह रहे हैं एक पूरे प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है। हम क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास है फ्रंट एंड साइड, सर्वर साइड, और ये कौन सी साइड है, डेटाबेस साइड। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सर्वर साइड, डेटाबेस। हमारे पास ना ये 3 साइड्स हैं। अब मुझे बताओ इनमें से हमने कवर कौन सी कर ली है, फ्रंट एंड साइड। कंप्लीटली तो कवर नहीं की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हमारे पास रहती हैं। अभी हमारे पास रिएक्ट रिडक्स रहती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई रहती है, रिएक्ट के अंदर एपीआई कॉलिंग रहती है। तो एपीआई कॉलिंग तभी करेंगे जब हम बैकएंड करेंगे, एपीआई बनाएंगे, ऐसे ही है ना। तो अभी तक अगर यू स्टेट को देखा जाए, यू स्टेट आती है ना सबको, सबको आती है। यू स्टेट आती है, क्या होती है यू स्टेट? आपकी असाइनमेंट कंप्लीट है? कौन मुझे बता सकता है यू स्टेट का डिटेल्ड? आप आपकी कंप्लीट है ना असाइनमेंट? एक जगह पे पड़ी हुई है, मतलब एक प्रोजेक्ट है ना, एक मतलब एक सब्जेक्ट है, उसमें कोई चीज हमने दोबारा रीलैंड करवानी है। इसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं? एक वेरिएबल होता है। और पैरामीटर कितने होते हैं इसमें? कौन से? एक। आप बताओ। नहीं पता। ज्यादातर। आप बताओ। हम्म। अच्छा, मैं ना आपको एक दफ़ा यूज स्टेट क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, उसका पता है किसी को? शायद रूबस्ट का। रूबस्ट नहीं पता किसी को भी? हम्म, जिसने ये प्रोग्रामिंग के जो है सारे एल्गोरिदम्स और प्रोग्रामिंग के लॉ वगैरह बनाए हैं, किसी को नहीं पता? अच्छा, ये ना इसने जो है ना, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये सारे सोचना कि प्रोग्राम कैसे बनता है, किस तरीके से चीज़ें मेंटेन होती हैं। देखो, जब उन्होंने चीज़ें स्टार्ट की थी, जब लैंग्वेजेस वगैरह स्टार्ट की थी, देखो वो उनका जो मेन विजन था ना, वो ये था कि मशीन्स जो है ना, मशीन्स मशीन्स का खुद खुद ब खुद सीखना, तो वो आज हो रहा है। मशीन्स का खुद ब खुद सीखना, इतनी लर्निंग आपके पास होनी चाहिए कि जो मशीन्स है ना, मशीन्स खुद ब खुद सीखना स्टार्ट करें। वो कैसे होती हैं? मॉडल ट्रेनिंग, एआई का मॉडल ट्रेनिंग आ गए हैं ना। आप मॉडल एक ट्रेन करते हो कि भाईजान ये ना क्राइटेरिया ये आपने पार नहीं करना, इसके अंदर रह के आपने सारे के सारे जो भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो आपने ना उसको उसका एक वैलिड आंसर देना है उसको। अगर कोई इलीगल या कोई इनवैलिड आपसे क्वेश्चन करता है, तो आपने इस क्राइटेरिया को उसको ख़त्म करना है और उसको एक सिंपल सा मैसेज देना है, डिसिप्लिन मैसेज। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एक मॉडल ट्रेन हो रहा होता है, मॉडल ट्रेन हो रहा होता है। ऐसे ही है ना, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर डाटा दोगे उतना ज़्यादा वो ट्रेन होगा। हमारे पास गाड़ियाँ आ रही हैं,
टेस्ला का पता है ना सबको थोड़ा बहुत। टेस्ला ऑटो ड्राइव है, इसमें कोई ड्राइव नहीं है। ये जब ये वर्ड डे वन पे आई थी तो इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं थी, क्योंकि इसके पास यूज़र के वो फीडबैक्स नहीं थे कि यूज़र कैसे चलाता है। मेरे पास जो हमारे पास वो आते हैं स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, या मेरे पास कोई स्टॉप आता है कोई, तो मैंने उसको कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें उसको कब हुई, लॉन्चिंग के बाद। ऐसे ही है ना। लेकिन उससे पहले उसका प्रोग्राम इतना ट्रेन था, उसको सारे रूल्स पता थे कि किस तरीके से मैंने चलना है, किस तरीके से नहीं चलना। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास अब नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नई नई हमारे पास चीज़ें आ रही हैं जो कि ऑटो ड्राइव वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है। आइंदा 10 साल में या 5 साल के अंदर मेरे ख्याल से इंजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो 80% तक रिप्लेस हो जाएंगी। और बैटरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा एडवांस आ जाएंगी कि वो हमारे पास ना लंबे लंबे अरसे तक चलेंगी। ठीक है ना। अभी बैटरीज का इशू होता है ना कि भाई जान बैटरी लो हो गई है तो ये किस तरीके से चलेगी। ठीक है। दुनिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और किसकी बेस पे कर रही है, ये एआई की बेस पे। एआई उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा। जो बैठ के वो खुद रिसर्च कर रहे होते थे, अब वो एआई क्वेश्चन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ। अब ये ना एक मॉडल देखो। अब इसका ना मैंने मॉडल को खुद ट्रेन किया। जब मैं मॉडल के पास पहले दफ़ा आया था ना, दिखाता हूँ। ये कोई 2 दिन की सर्च है मेरी। देखो, मैंने उसको ना उर्दू में समझाया। मैंने कहा इस तरीके से ना मुझे ना सिस्टम एक चाहिए, और ये मुझे चीज़ें इसमें चाहिए। ठीक है। अब उसको ना शुरू पे चीज़ें क्लियर नहीं थी कि भाईजान इसमें इसको क्या चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। मैं उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चला, और विद इन 2 आवर्स के अंदर मैं उसको डे एंड तक ले गया कि भाईजान मुझे चाहिए क्या, और उसने मुझे प्रॉपरली एक जो है ना वैलिड मुझे वो बना के दे दिया सिस्टम जो मुझे चाहिए था। और मैंने क्लाइंट को प्रेजेंट किया, और वो बिल्कुल ओके है, हर चीज़ उसके साथ चल रही है। इसको कहते हैं हेल्पिंग। अगर मैं इसको सर्च करता डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके, हर प्लेटफॉर्म ने अपने हिसाब से चीज़ें की होनी थी। ये देखो कितनी ज़्यादा सर्चिंग है। ये इसका फाइनल निकला था, फाइनल मॉडल। ठीक है। एआई किसके लिए आया है, हेल्पिंग के लिए आया है। अब उसको आपके मॉडल्स नहीं पता, वो आपके मॉडल्स नहीं चला सकता। ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें वो आपकी हेल्पिंग के लिए आया। तो आप लोग ना एआई को जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, तो ये सोच के किया करो। जब यूज़ कर रहे हो तो ये सोच के किया करो कि मिनिमम मैं इससे नॉलेज लूँ, ताकि मैं अपनी चीज़ें ना जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर सकूँ। उससे समझो कि भाईजान मैं ना एक सिस्टम बना रहा हूँ जिसके अंदर ना सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है, टीचर है, लेक्चर्स है और एग्जाम्स है। मुझे बताओ इसका रिलेशन क्या होंगे आपस के अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस किया करो उससे। ठीक है। और फिर जो आपका अकाउंट है ना वो इतना ट्रेन हो जाएगा आपके हिसाब से, उसे पता होगा कि भाईजान ये बड़ा बंदा ना ये टेक्निकल क्वेश्चंस करता है मेरे से, इससे मैंने ना बड़े दूसरे तरीके से मिलना है। ठीक है ना। ओके। तो ये रहा हमारे पास फ्रंट एंड साइड, सर्वर साइड और डेटाबेस साइड। फ्रंट एंड साइड हमने कंप्लीट कर ली है। पहले हमने HTML CSS की बेस पे हमने चीज़ें क्रिएट की थी, जिसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके चीज़ें क्रिएट कर रहे थे। आपको उस तरीके से भी चीज़ें क्रिएट करनी आती है ना सबको। फिर हम रिएक्ट पे मूव हुए। रिएक्ट में ये सारी चीज़ें खत्म हुई, यू स्टेट ने सबको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास हमने सब टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लिए हैं, मॉडल्स वगैरह क्रिएट कर लिए हैं, कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट कर लिए हैं। रिएक्ट के जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको समझ लिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब चाहे इसको एक्सटेंड करो, चाहे 2 पेजेस पे बना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाता है सर्वर साइड। सर्वर क्या होता है, जिसको हम ग्लोबली चीज़ें कन्वर्ट करते हैं, जिसको कहते हैं हमारी वेबसाइट है डायनामिक। कहीं दूसरी थर्ड पार्टी से आपको डाटा आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब हम सर्वर डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि AWS का सर्वर यूज़ कर सकते हैं, GoDaddy का सर्वर यूज़ कर सकते हैं, होस्टिंगर का यूज़ करते हैं। और बड़े हमारे पास बड़ी चीज़ें हैं जो कि उसके बाद वो है नेटलीफाई है, उसके बाद वर्सल है। ये क्या है, ये आपको प्रोवाइड करते हैं क्या, क्या सर्वर प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन पढ़ा के आप
पे एक इमेज गूगल ड्राइव पर स्टोर करते हो ना, इमेज को आप अपलोड कर देते हो, असल में आपकी इमेज ही अपलोड होती है और वो लिंक जनरेट करके दे देता है, ठीक है। वो उनकी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाती है ड्राइव की। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज समझाने लगा था। अच्छा, फ्रंट एंड को कभी किसी ने डिप्लॉय किया डिप्लॉय, रिएक्ट को डिप्लॉय करके देखें, विद इन सेकंड हो जाएगा, विद इन सेकंड। मतलब कि बस बिल्ड बनी है और इसको अपलोड करना है। पता है कैसे? ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट है माई रिएक्ट प्रोजेक्ट। अब मैं इधर कमांड लिखूंगा, कमांड भी इधर हमारे पास पड़ी होगी। ये देखो, रिएक्ट आपको चीज़ें क्रिएट करके देती है। अगर हमने स्टार्ट करना है तो हम करते हैं npm run dev, तो वो वाइड को स्टार्ट कर देता है। अगर हमने बिल्ड बनानी है ना तो हम करेंगे npm run build, तो वो क्या करेगा, वाइड की बिल्ड बना देगा, ठीक है। प्रीव्यू, npm run प्रीव्यू करेंगे तो वो वाइड का हमें प्रीव्यू निकाल के दे देगा जो कि लाइव पे शो होना है, ठीक है। अच्छा, ESLint का अभी आपको पता नहीं है और मैं आपको अभी बताऊंगा भी नहीं कि ESLint क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होता है। असल में ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए होता है। मेरा कोड किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके भी कोई मसला ना करे, ठीक है। ये आगे की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। npm रन बिल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बिल्ड। अभी देखो हमारे पास कोई भी इधर बिल्ड का या डिस्ट का फोल्डर है नहीं है ना, नोड से स्टार्ट हो रहा है, पब्लिक और सोर्स फाइल है, बस 3 ही फोल्डर है। जैसे ही मैं लिखूंगा ना npm रन बिल्ड, तो देखो रिएक्ट के कौन सा चला, वाइट बिल्ड। अब ये बिल्ड बन गई, ये देखो हमारे पास बिल्ड 4 रन बन गई है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो देखो अब एक फोल्डर आ गया डिस्ट का, जिसके अंदर एक फाइल है मेन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जिसके अंदर आपका सारा का सारा काम रेंडर हो गया एज अ रूट फाइल के तौर पे। अब हम देखते हैं भाईजान हमारे पास एसेट के अंदर क्या है, उसने ये हमारा सारे काम को ना कन्वर्ट कर दिया है। अब ये वाला जो काम है ये किसके अंदर रेंडर हो रहा होगा, रूट के अंदर, और रूट आ गई हमारे पास, इंडेक्स की फाइल चलेगी, देखना जरा, ये डिस्क का फोल्डर बन गया। ये मेरे पास नेटलीफाई है, नेटलीफाई हमारे पास, हमें ना वो होस्टिंग प्रोवाइडर है जिसकी बेस पे हम ना अपने फ्रंट एंड साइड पे होस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ये देखो, आप अपनी गिट को भी ऐड कर सकते हो इसमें। गिटअप भी आपके पास है कि नहीं है? गिटअप है ना, या नहीं है? सबके पास है ना गिटअप? नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोजेक्ट फोल्डर हेयर, आपने क्या करना है, ब्राउज़र टू, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है, और इसको अपलोड भी करवा सकते हो। ये मैं अपलोड करवा रहा हूँ। अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, कोर्सेज 1078 रिएक्ट दिस, और ये मेरे पास डिस्ट का फोल्डर है जिसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, एसेट, इमेज, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और वाइट डॉट एस वी जी। इसको मैं अपलोड कर दूंगा। कह रहे हैं अपलोड कर रहे हो आप, ये लो जी। वो कह रहा है प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश योर पेज, मतलब कि जब तक डिप्लॉय चल रही है ना तब तक आपने रिफ्रेश नहीं करना। ये लो, उसने आपको ना ऑनलाइन इसको ना डिप्लॉय कर दिया। अब ये ऐसा लिंक है जो आपके आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक ना न्यू विंडो क्रिएट करता हूँ। यही था हमारा प्रोजेक्ट। अगर मैं इसको ग्रुप में शेयर करता हूँ ना तो सब इसको अपने आप एंड से ना इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो है इधर डाटा खुद ही एंटर करना पड़ेगा। सबमिट, तो ये देखो मेरा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली चल रहा है। लॉगिन सक्सेसफुल,
और ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। सबमिट सब्जेक्ट्स टीचर्स जितना भी था वो सारा का सारा लाइव हो गया हुआ है। ये लो, ठीक है। मतलब देखो लाइव करना आसान है ना। फ्रंट एंड साइड को, बैक एंड साइड को थोड़ा सा टफ है, टेक्निकल है बस। टफ नहीं है, टेक्निकल है। उसके ना अंदर हमें एक इंजन एक्स वगैरह की सेटिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखना है। वो जब टाइम आएगा मैं आपको सिखा दूंगा उसका भी। फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना आ गया, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस, और कुछ नहीं करना। ओके, वापस आते हैं इधर सर्वर साइड पे। तो देखो हमारे पास ना सर्वर, एक हम सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास राउट्स क्रिएट होंगे। फर्ज करो मैं लिखता हूँ स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश गेट ऑल स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट में गया और उसके अंदर कौन सी एपी कॉल की, गेट ऑल स्टूडेंट की। फिर मैं लिखता हूँ स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश क्रिएट स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्टूडेंट्स में जाके स्टूडेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ स्लैश टीचर्स स्लैश क्रिएट स्टूडेंट, तो ये गलत है ना। देखा जाए तो ये गलत है ना। टीचर के मॉडल में जाके हम स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गलत है मेरे ख्याल से। ऐसे ही स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट डिलीट बाय आईडी, ठीक है। तो स्टूडेंट में जाके हम स्टूडेंट को डिलीट कर रहे हैं उसकी आईडी की बेस पे, ठीक है। बैकएंड के अंदर इस तरीके से हमारे पास राउट्स होते हैं जो कि हमने फ्रंट एंड पे कॉल करने होते हैं, ठीक है। एक लिंक होगा बैकएंड की तरफ से, हमें एक लिंक मिलेगा जो कि फ्रंट एंड साइड पे हमने लगाना होगा, ठीक है। वो जैसे ही कॉल होगा आपके पास डाटा आ जाएगा, वो जैसे ही कॉल होगा आपका डाटा क्रिएट हो जाएगा, वो जैसे ही कॉल होगा आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो वो सारा का सारा काम किस में होगा, सर्वर के अंदर। और सर्वर किस में डाटा स्टोर कर रहा होगा, डेटाबेस में। डिलीट किस में कर रहा होगा, डेटाबेस में। गेट किधर से कर रहा होगा, डेटाबेस में। अपडेट किस में कर रहा होगा, डेटाबेस के अंदर ऑब्वियसली। अच्छा, तो हमने हमारा जो सर्वर है वो किस में क्रिएट करना है, हमने एक्सप्रेस डॉट जे एस जेसन सॉरी एक्सप्रेस डॉट जे एस डॉट कॉम हमारे पास है। ये किसका फ्रेमवर्क है हमारे पास, नोड जे एस का, ठीक है। अब नोड जे एस के अंदर, प्योर नोड जे एस के अंदर अभी भी आप काम नहीं कर सकते। जैसे जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट प्योर है, उसके अंदर प्योर के अंदर आप काम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा आपको खपना पड़ेगा और हर यूज़ केस आपको खुद से बनाना पड़ेगा जो कि थर्ड पार्टीज़ ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। जैसे कि कोई मॉडल क्रिएट करना, एंडी से अगर आप खुद मॉडल क्रिएट करो तो आपको पहले रूट पकड़ना पड़ेगा। मॉडल जो होता है ना, मॉडल रूट पे चलता है, वो सारे पेरेंट्स के ऊपर होता है, बॉडी से भी बाहर होता है। वो बॉडी से भी बाहर जाके सबका पेरेंट बना होता है जब आप मॉडल ओपन करते हो। तो आपको पहले मॉडल रूट गेट करना पड़ेगा, रूट गेट करके उसके ऊपर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सारे काम खुद करना पड़ेंगे। लेकिन एंडी ने क्या किया, आपको बना बनाया प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। पॉप ओवर्स, बड़ी चीज़ें हैं इसमें, एनिमेशन ऐड होती हैं। जैसे आप क्लिक करते हो एनिमेटेड हो के वो जो है ना, पोजीशन एब्सोल्यूट हो के पोजीशन जो है हमारे पास रिलेटिव, ये सारी चीज़ें अभी आप बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बना खुद लोगे लेकिन इसमें बहुत खपना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ना वेब एप्लीकेशंस, देखो बैकएंड का ना, बैकएंड के अंदर कोई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती। बैकएंड सिर्फ एक ही बनेगा जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट होगा, जो कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ भी, मतलब कि वेब एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट होगा, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट होगा। बैकएंड तीनों साइड्स पे कनेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम पेंट में आते हैं तो इधर मैं 3 बॉक्सेस बनाता हूँ छोटे छोटे। समझ लो कि एक मेरे पास वेबसाइट है, एक मेरे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, और एक मेरे पास क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो मेरे पास जो, किधर गया ये, इसको कैसे निकालते हैं।
क्या है भाई, कंट्रोल टी। वो ऊपर चला गया। देखो हमारे पास ना ये वापस आ गया है, शुक्र है। देखो ये हमारा सर्वर किस किस के साथ कनेक्ट होगा, फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, और हमारे पास कौन सी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मतलब कि सर्वर के अंदर सारी की सारी एपीआईज बनेंगे, इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और एट दी एंड ये सारे प्रोजेक्ट्स किसमें हमारे पास रेंडर हो रहे होंगे, सर्वर साइड में। और सर्वर साइड हमारे पास हमारे होस्टिंग पे पड़ी होगी, सर्वर इनको लिसन कर रहा होगा, और सर्वर को हमारे पास जो हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट है उसको हमारी होस्टिंग लिसन कर रही होगी। जैसे ही होस्टिंग चलेगी बैकएंड चलेगा, तो बैकएंड चलेगा तो फ्रंट चल जाएंगे। समझ आई? इस तरीके से चीज़ें हमारे पास, ये रोड मैप है हमारे पास कि हमारे पास किस तरीके से फ्रंट एंड जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, सर्वर कैसे होस्टिंग के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना। एक्सप्रेस। अब आप लोगों ने ना कल की क्लास के अंदर दो चीज़ें ना अपने एंड से करके आनी है, जिसके तीन तीन क्वेश्चन आप लोगों ने करके आने हैं, व्हाट, व्हाई और व्हेन, एपीआईज और मिडल वेयर्स, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास मोंगो डीबी, एपीआईज, मोंगो डीबी, और हमारे पास है मिडल वेयर। मिडल वेयर का पता है ना सबको, मिडल मैन, हाँ मिडल जो चेक करता है। हमारे पास एक फंक्शन बनेगा जो सारी एपीआईज को चेक करेगा कि ये वैलिड एपीआई है या इनवैलिड है। और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जिन्होंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की हुई, अगर तो वो कल तक कंप्लीट नहीं करते तो वो फाइन देके क्लास में एंटर होंगे, अदरवाइज वो क्लास में एंटर नहीं होंगे, और जो छुट्टी करेंगे उनको डबल फाइन होगा, और वो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ भी देंगे। ये जो अभी तक हमने सारा काम किया हुआ है ना, अब हमने इसको डायनेमिक करना है। यूज़र भी डेटाबेस में क्रिएट होगा, लॉगिन भी डेटाबेस के साथ होगा, हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो डेटाबेस से आ रहे होंगे, डिलीट हो रहे होंगे, गेट हो रहे होंगे, स्टूडेंट, टीचर्स, लेक्चर्स और एग्जाम, सारी चीज़ें डेटाबेस के साथ ही कनेक्ट हो रही होंगी। क्लियर है ना सबको? और कोशिश करो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, वो फिजिकल आगे क्लास लो, ठीक है। उसको फ़ायदा होगा, और मेरे ख्याल से ऑनलाइन बैठ के आपको 30% समझ भी नहीं आता।
आता है 30% नहीं आता, क्योंकि आप कोई यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल भी देख रहे होगे ना, वो भी मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 10 मिनट या 20 मिनट तक याद रहेगा, उसके बाद फिर भूल जाएगा जैसे ही आप कोई नेक्स्ट वीडियो पे मूव करोगे। मैंने आपको कोई प्लेलिस्ट शेयर की है? कोई देख रहा है उसको? किस चीज़ की थी वो? डेटाबेस की ना? कोई देखना शुरू की है? वो बहुत अच्छी है, बड़े काम की वो है, ठीक है ना? वो आपको बड़े डिटेल में चीज़ें बताएगा। अगर आप लोगों ने कर ली ना, वो आपको सारे बैकएंड की चीज़ें पता चल जाएंगी कि जॉइंस क्या होते हैं, इनर जॉइन क्या होते हैं, आउटर जॉइन क्या होते हैं, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करती हैं। और एरे के मेथड्स, उसके बाद स्ट्रिंग के, ऑब्जेक्ट के, नंबर के मेथड्स जो हैं, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करते हैं। देखो ये वैसे वो चीज़ें हैं जो कि इंजीनियर्स ने सॉल्व के रखी हुई हैं डेवलपर्स के लिए, ठीक है? इनमें हर साल कोई ना कोई नई चीज़ आती है, ठीक है? तो आप लोग क्यों नहीं उसको यूज़ कर रहे, कि वो इंजीनियर जैसा टाइम लगाना चाह रहे हो आप लोग? हाँ, यूज़ सब ये अरे के मेथड्स वगैरह को। देखो, जावास्क्रिप्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? इंजीनियर्स ही काम कर रहे हैं ना, और वो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जिन्होंने कोई 20-20 साल का एक्सपीरियंस होगा जिनका, जो कंप्यूटर के साथ इतना ज़्यादा लिंक है आप सोच भी नहीं सकते। उनको पता होता है कि मैंने जब एक चीज़ ट्रिगर करनी है ना, तो कितनी रैम यूज़ होनी है। मैं आपको बिजनेस व्हाट्सएप दिखाता हूँ, 435 MB यूज़ कर रही है एक टैब। ये मेरी मेमोरी है, मतलब मेमोरी कौन सी है? रैम मेमोरी। मेरी रैम मेमोरी 435 MB यूज़ कर रही है। जैसे मेरे पास कुछ ज़्यादा टैब होंगे ना, जैसे कि फ़र्ज़ करो मेरी 16 GB रैम है या 32 GB रैम है, जैसे ही 32 GB रैम कंप्लीट होगी, ये टैब्स के थ्रू मेरा सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती है व्हाट्सएप का जो टैब है ना, जो वेबसाइट है, ये बहुत ज़्यादा वो यूज़ करती है MBs। अगर हम गूगल मीट को देखें, ये भी बहुत ज़्यादा करी, क्योंकि इसके अंदर वीडियो ट्रिगर हो रही है। हमारे पास देखो 90, ठीक है? कुछ तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि इसके अंदर सारा स्टैटिक वो पड़ा हुआ है ये। हम्म। अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है। वो ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 50 MB का है, कितने MB का? 50 MB का। तो अभी देखते हैं अभी कितने MB का है, नोड मॉड्यूल को निकाल के। इसकी प्रॉपर्टीज किधर से निकलेंगी? हम्म। अच्छा, उसमें सारी फाइल्स की अलग अलग बना दी है हमें। एक सेकेंड, ये सारा ना इसका कोर जो कोड है ना, वो हमारे पास डिस्क की फाइल में होगा, तो डिस्क की फाइल को देख लेते हैं कितनी है। तो ये है कोई बाइट, मतलब कि 5,000 यूनिट एंड 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ये डिस्क की फाइल ही है ना?
6.9 MB ले रही है ऑन डिस्क, ज़्यादा ले रही है। लेकिन मुझे तो ये हैरानगी हो रही है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 4.4 MB पे क्यों बन रहा है। हमारे पास वही है ना बस, स्टूडेंट टीचर्स और ये दो चीज़ें, दो चार चीज़ें ही है ना बस, ऐसे ही है ना। मेरे ख्याल से पता है क्या, मुझे जो समझ आ रही है, ये प्रोजेक्ट आपके वाला है ना। हाँ ये मैं पब्लिक की फाइल देखता हूँ। ये देखो, इमेज को देखते हैं तो इमेज की देखो 4.3 MB की तो आपकी इमेज साइज है। ठीक है, तो 5 MB का हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, कुछ 700 KB का हमारा प्रोजेक्ट बनता है अगर इमेजेस वगैरह ना हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका ना साइज़ है 50 MB। अब मैं चाहता हूँ इसको ना मैं केबीज में लेके आऊँ प्रोजेक्ट को, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो, कोड जो है ना, कोड अगर आपका कोई 1 साल भी आप कोड करते रहे हो ना, 1 साल, तो आपका प्रोजेक्ट का जो साइज़ है ना वो मैक्सिमम 1-1.5 MB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पूरा साल 2-3 डेवलपर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका पूरे 1 साल बाद भी प्रोजेक्ट में ना सिर्फ कोड 1 MB से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 50 MB का है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी बेस पे आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा है हुआ है, मतलब 50 MB हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हम मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना इसको मैं 1 MB में कन्वर्ट करूँ। बताओ। हम्म। अच्छा, इमेजेस को मैं किधर रखूँगा। यूज़ तो करनी है ना मैंने, इमेजेस प्रोजेक्ट में तो आ रही हैं। यूआरएल यूज़ करेंगे। देखो अभी हमारे पास कितने MB की इमेजेस थी, कोई 4.5 MB की इमेजेस, और हमारा टोटल प्रोजेक्ट कितने था, 5 MB का। ठीक है, तो अगर इसमें से मैं 4.5 MB की इमेजेस निकाल दूँ तो मेरे पास कितना प्रोजेक्ट निकल बच जाएगा पीछे, हाफ MB पर 500 KB, 500 KB बच जाएगा ना। तो 4.5 MB की जो इमेजेस हैं इसको मैं किधर अपलोड करूँगा, किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से मैं उसका लिंक लेके इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो लिंक कितना लोड टाइम लेगा सिंपल टेक्स्ट का, तो हमारा प्रोजेक्ट का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, और परफॉर्मेंस तेज़ हो जाएगी, रीलोडिंग ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे वो 4-5 MB को और एम ही फजूल में रेंडर कर रहा होता है हर दफ़ा। बहुत थर्ड पार्टीज़ हैं, जैसे कि कोड भी हो सकता है, AWS आपको बकेट्स प्रोवाइड करता है। हाँ,
107. मोहित, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लो। उसके बाद है हमारे पास सना अशरफ। सना आप ही हो अशरफ? जी सर। उसके बाद है मोहम्मद उमर। उमर आप प्रेजेंट हो? जी जी सर प्रेजेंट हो। उमर कोई और तो नहीं है? अहमद खोखर। आई थिंक सो ये नहीं है। फातिमा सरफराज आप हो? अमेरा, ये कौन है? कलीम। कलीम आया है? और उसके बाद है असद अली। प्रेजेंट सर। असद अली को नाम बोलो। और असद अली का है बिनिश। बिनिश प्रेजेंट सर। रोशान, जैनब, सर फातिमा फिनिश हनीफ। प्रेजेंट। ठीक है, हो गया। रिफत, प्रेजेंट सर। ईशा ईमान, आयशा, आयशा, बरीरा, बरीरा प्रेजेंट। बाबर, अच्छा अब आ गई 109 की बारी। हसन शाहिद। 107 वाले जा सकते हैं जिनकी अटेंडेंस मार्क होगी। सईद उस्मानुल हसन। सैयद उस्मानुल हसन प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट। मुजम्मिल सलीम।
रिहान, Present, sir. Present, sir. तलहा, तलहा अनवर, हसनैन रजा, Present, sir. उसके बाद सईदा ऐमन रजा, Present, sir. उसके बाद मोहम्मद अंस, Present. सईद फाशिर रजा, महानूर सलीम, अब्दुल राफे आया, उसके बाद अब्दुल हसनैन, मोहम्मद इब्राहिम प्रेजेंट है, देखा है आपने कोई मोहम्मद इब्राहिम? Present, sir. हाँ। अब्दुल मजीद, उसके बाद अरूज फातिमा और आयशा इकबाल। ये कशफ है या काशिफ है? कशफ। एक सेकंड, सर जी मैं प्रेजेंट हूँ रिहान। अब्दुल हसनैन ना है तो भी है था। इब्राहिम कौन है? ऑनलाइन है। उसके बाद अब्दुल मजीद ऑनलाइन है ना वो भी? ठीक है। आयशा फातिमा भी प्रेजेंट है। कशफ, कशफ जो आई है नहीं। उसके बाद अमार अहमर, Present. अरूब इरफान, उसके बाद है साहिबा शहजादी, Present, sir. ताहिर रहमान और राना मशहूद। दोनों ही एब्सेंट। ठीक है जी।